हेलो आप लोगों को। हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के लास्ट पार्ट में, जो लास्ट वीडियो गया था, वहां पे हमने वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में डिसाइड किया था कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आप ध्यान रखो इस सेंटेंस को, दिस इज द क्लास इन विच आई टीच। इन लगाना जरूरी पड़ेगा। और आप याद रखिएगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ऑप्शनल था। कहीं पे लिखा जा सकता था, आप लिख सकते थे, और उसको इलिप्सिस करके छुपाया भी जा सकता था। तो उस थॉट को हम लोग अभी एक्सटेंड करेंगे। अब इसके साथ ये है कि आप प्रीपोजिशन का थॉट ये है कि प्रीपोजिशन को आप या तो WH के पहले लिख सकते हो या प्रीपोजिशन को उसके ओरिजिनल जगह पे लिख सकते हो, ओरिजिनल जगह। और वो ओरिजिनल जगह आपको याद होगा कि आई टीच इन द क्लास। ये विच किसके लगा है? क्लास के लिए। तो वो टीच का टीच के बाद इन प्रीपोजिशन आता और उसका वो कंप्लीमेंट्री पार्ट बनता वो। तो हम या तो विच के पहले यहां इन रखें, और नहीं तो इन को उठा के हम लोग इसको अंत में डालें। दिस इज द क्लास विच आई टीच इन। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो जब हम प्रीपोजिशन को उठा के अंत में रखेंगे वर्ब के पास, वो अपने ओरिजिनल जगह पे, ओरिजिनल जगह जिसको बोलते हैं जहां से वो आया था, अगर हमने उसको वहां रखा, क्योंकि अगर विच का मतलब क्लास है तो अगर इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो आई टीच इन द क्लास ऐसे लिखा जाता है। और चूंकि क्लास विच के लिए लगा है और रिलेटिव प्रोनाउन का है कि वो जिस अपने एंटीसीडेंट जिसके लिए आया है उसके बगल में आता है, तो हमें विच को यहां रखना ही था और प्रीपोजिशन भी साथ में चला आया, तो हम प्रीपोजिशन को यहां पे रख सकते हैं। दिस इज द क्लास विच आई टीच इन। गॉट दैट? अब अगर मैं इनको यहां रखूं, दिस इज द क्लास विच आई टीच इन, अगर मैं यहां रखूं और ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। दिस इज द क्लास आई टीच इन, वहां विच का इलिप्सिस हुआ है, छुपाया हुआ है। ये वाली चीज को थोड़ा ध्यान रखने का है कि अगर यहां प्रीपोजिशन आया है तो अंडरस्टूड है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई शब्द तो आया होगा, और वो शब्द अगर वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो रिलेटिव प्रोनाउन था जिसको अपने एंटीसीडेंट के बगल में रखना था। और प्रोनाउन का रूल ये है रिलेटिव प्रोनाउन में कि अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम छुपा भी सकते हैं। सो ओरिजिनल सेंटेंस मतलब अगर इंग्लिश में प्रेफर इसी स्ट्रक्चर को करते हैं, दिस द क्लास आई टीच इन, या इन द मार्केट देयर इज अ शॉप फ्रॉम विच यू कैन बाय दिस आर्टिकल। अब फ्रॉम को हम यहां से उठाते हैं, हम यहां रखते हैं विच यू कैन बाय दिस आर्टिकल फ्रॉम, और तुमको चूंकि यहां भी इसको हटाना है तो तुम ऐसे हटा के भी लिख सकते हो। और अब क्या सेंटेंस बनेगा? इन द मार्केट देयर इज अ शॉप यू कैन बाय दिस आर्टिकल फ्रॉम। पढ़ने में थोड़ा मीनिंग का क्लैरिटी नहीं लगेगा जिनको आदत नहीं पड़ी हुई है, बट अच्छे लेवल के राइटिंग में इसी स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है। और एक और चीज, चूंकि ये जगह हो गया तो आप इसको वेयर भी लिख सकते हो, वेयर यू कैन बाय दिस आर्टिकल। ठीक है? सो यहां भी हम लिख सकते हैं
दिस इज द क्लास वेयर आई टीच, हम लिख सकते हैं। क्योंकि प्लेस है ना तो हम वेयर डाल सकते हैं। और अभी एडवर्बियल का एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग को आगे पढ़ना है, उसको 2 वीडियो लगेंगे, एक आज वाला और एक कल वाला, आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर्स उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो जरा आप ध्यान से इस सेंटेंस को, देखो इस सेंटेंस को, द गेम्स द मैन इज इंटरेस्टेड इन आर टेलीकास्ट लाइव। टेलीकास्ट का तीनों फॉर्म टेलीकास्ट ही होता है। अब आपको यह देखना होगा कि इंटरेस्टेड इन द गेम्स, यहां पे ओरिजिनली यहां पे लिखा हुआ था इन विच मैंने इनको अपने ओरिजिनल जगह पे इंटरेस्टेड के साथ लगा दिया और विच मैंने हटा दिया। तो अभी क्या होगा, द गेम्स द मैन, पढ़ने में अटपटा लगेगा, पढ़ने में अटपटा लगेगा। आई विल टेक यू टू द टीचर मेनी बॉयज, अब देखो यहां पे देखो अटपटा लग रहा होगा। टेक ट्यूशन फ्रॉम, यहां पे ओरिजिनली लिखा हुआ था फ्रॉम हुम, जिससे, क्योंकि फ्रॉम के बाद तो ऑब्जेक्ट लगेगा ना, और हु का ऑब्जेक्ट हुम हो जाता है। तो आई विल टेक यू टू द टीचर फ्रॉम हुम, जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन लेते हैं। मैंने फ्रॉम को अपने जगह पे रखा और होम चूंकि ऑब्जेक्ट था मैंने गायब कर दिया। तो देखना यह है कि ये वाला जो पार्ट है ना, पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा। और अगर ऐसा दिखाई पड़े 2 नाउन, मतलब जो साथ में नहीं आ सकते, कंपाउंड नाउन नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना कि उसके बीच में कोई WH इस्तेमाल हुआ है, होम इस्तेमाल होगा, विच इस्तेमाल होगा, दैट इस्तेमाल होगा, इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। और वो ऑब्जेक्ट की तरह थी, उनको हटा दिया गया है। हम लिख सकते हैं, हम लोगों ने बात किया ही था, चलो वो तो वर्ब की बात हमने की ही थी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, कभी कभी इस हुम और विच को ध्यान रखिएगा, 2 ही चीज कि पहले हम क्वांटिफायर्स, सम, ऑल, मेनी, फ्यू, क्वांटिफायर्स जिसको डिटरमाइनर कहा जाता है, उसके बाद ऑफ लगा के हम इनको लिखते हैं। इनका लगाना जरूरी पड़ जाता है। जैसे आप देखिए, माई ब्रदर हैज 32, यहां पे हैड होना चाहिए था, ज्यादा अच्छा लगता। माई ब्रदर हैड 32 पेयर ऑफ शूज, जिनमें से कुछ, सम ऑफ विच, ये आप ध्यान रखिएगा शूज के लिए आया है और शूज के पहले हमने क्वांटिफायर इस्तेमाल किया। ये मत बोलिएगा कि सम शूज के लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट यही है और ये खास स्ट्रक्चर है। सम ऑफ विच ही बॉट रिसेंटली, जिनमें से कुछ को उसने रिसेंटली खरीदा है। जैसे द बॉयज, सम ऑफ हुम द बॉयज वेयर समन्ड बाय हिम, हिम मीन्स प्रिंसिपल, जिनमें से कुछ ने कंप्लेन किया था प्रिंसिपल को। अब आपको अगर मैं यहां पे मैं लिखता, अगर मैं द बॉयज, अगर मैं इसको हटाऊं तो सीधे मेरे को हु लिखना पड़ेगा। आप ध्यान देना, क्योंकि कंप्लेन करने वाले यही हैं तो सब्जेक्ट ही यही है। तो इस हेड कंप्लेंट का सब्जेक्ट जो है वो सम है। ध्यान दीजिए, यहां पे ही बॉट का ये सम ऑब्जेक्ट है, सम ऑफ विच, और यहां पे सम ऑफ हुम सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने ही कंप्लेन किया था। हुम क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है वो, जिनमें से कुछ ने कंप्लेन किया था। गेटिंग? सो आपका ये पार्ट को देख लेना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट होता है जब क्वांटिफायर के साथ ऑफ लगा के, और अभी ये क्लियर हो रहा है कि कहीं कहीं
सब लोगों ने नहीं कंप्लेन किया था, कुछ लोगों ने किया था, इसीलिए सम ऑफ द बॉयज। ठीक है। कभी कभार आपका क्वांटिफायर्स के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज, प्रीपोजिशन को छुपाने वाला चीज ध्यान रखिएगा, वो स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब इसको देखो जरा, द बॉस टॉक टू द एम्प्लॉयज रूडली विच एंगर्ड मोस्ट ऑफ द वर्कर्स। ये जरा सोचिए कि ये विच किसके लिए लगा है। अब जरा सोचो कि ये विच किसके लिए आया हुआ है। इंप्लॉइज के लिए, बॉस के लिए, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना, इंप्लॉइज के लिए आया है, बॉस के लिए आया है। और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का जब यूज करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये पूरे सेंटेंस के लिए आया हुआ है। बॉस ने इंप्लॉय के साथ रूडली बात किया, जिसने अधिकतर वर्कर्स को गुस्सा दिला दिया। बॉस ने गुस्सा नहीं दिलाया, बॉस का इस तरह से बात करने ने गुस्सा दिलाया है। तो आप यह ध्यान रखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे क्लॉज के लिए, हम लोगों ने बात किया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन लगता है तो वो अपने एंटीसीडेंट के ठीक बगल में आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि पूरे क्लॉज के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े। और जब पूरे क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो याद रखिएगा वो विच ही होगा। पूरे सेंटेंस के लिए जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े तो वो आपको विच ही यूज करना पड़ेगा। और एक और चीज कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की तरह विच के पहले कॉमा डालना जरूरी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉमा हटा दोगे तो वो इंप्लॉयज के लग जाएगा। वो कॉमा डालने का मतलब, कहीं भी अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद के पहले कॉमा दिखाई पड़े तो याद रखिएगा कि अगर हु आदि लगा हुआ है तो नॉन डिफाइनिंग में, और नहीं तो वो जो एंटीसीडेंट है वो कहीं थोड़ा और आगे है। कॉमा हटाने का मतलब ठीक उसके बगल वाला है, कहीं उसके आगे में है, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस है। ठीक है। अब आपका यह चीज ध्यान रखिएगा कि पूरे क्लॉज के लिए कभी इस्तेमाल करना हो तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे। डन। नेक्स्ट, ये पजेसिव बोलते हैं, पजेसिव, और इसको हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर की तरह। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करते हो राम whose company has got a big contract, ध्यान देखो, जिसकी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हुज प्लस, अब आगे में राम के लिए कोई वर्ब लगा दो, इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी। सो आपका ये जो हुज है वो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लगेगा। आपका हुज जो है वो डिटरमाइनर की तरह यूज किया जाएगा। उसके बगल में एक नाउन आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हुज इस्तेमाल करते हो तब जब यहां पे पर्सन हो, पर्सन हो तो आप हुज प्लस नाउन रख लो, लेकिन अगर यहां थिंग्स हो, चीजें हो, तो फिर ये जो नाउन है वो कैसे इस्तेमाल होगा? उस नाउन के साथ द लगाओ, इस नाउन को यहां रखो, ऑफ लगाओ और व्हिच का इस्तेमाल करो।
my motorcycle the engine of which is not starting needs रिपेयर। ध्यान दो, मैं यहां हुज नहीं लगा सकता क्योंकि मैं मोटरसाइकिल के लगा रहा हूं। माई मोटरसाइकिल नीड्स रिपेयर, ठीक है। द इंजन ऑफ विच, जिसका इंजन, तो आपका जब इस्तेमाल करना हो डिटरमाइनर की तरह तो इंसान के साथ हुज और थिंग्स के साथ इसी नाउन को जो यहां पे आता है उस नाउन को यहां रखो और ऑफ विच लगा दो, तब जब यहां इंसान नहीं हो, कोई चीज हो, कोई थिंग्स हो। गॉट दैट? नेक्स्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बोलूं, सेंटेंस लिखूं मैं और आपको बोलूं कि क्या यह सेंटेंस सही है, या व्हाट इज डन इज डन। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब व्हाट का इस्तेमाल होता है तो ये एक नाउन क्लॉज बनाता है। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सेंटेंस जो नाउन का काम करता है, जो नाउन का काम करता है। अब नाउन आप जानते हो कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसी भर्व का ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन तीन ही काम करता है। तो अगर हमने इसको नाउन क्लॉज व्हाट के साथ बनाया, ये व्हाट इंटरोगेटिव वाला व्हाट नहीं है, क्या वाला नहीं है, जो वाला है। व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा, ये वो वाला व्हाट है। उसके साथ आपको एक पूरक जो सेंटेंस बनेगा वो नाउन क्लॉज होगा, और वो किसी भर्व का सब्जेक्ट बनेगा। क्या गड़बड़ था जो तुमने किया, क्या गलत था जो तुमने किया। किसी भर्व का ऑब्जेक्ट बनेगा। यू शुड एक्सप्लेन, तुम एक्सप्लेन करो। व्हाट, क्या एक्सप्लेन करो, व्हाट यू सॉ देयर, जो तुमने वहां देखा था। एक्सप्लेन का ये ऑब्जेक्ट, वाज का ये सब्जेक्ट, और यहां पे यू मस्ट स्टिक टू, स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, टू का ये ऑब्जेक्ट। स्टिक होता है ना, किसी बात पे टिके रहना, तुम्हें उस बात पे टिके रहना होगा जो तुमने कहा, प्रॉमिस किया है। क्लियर? सो आपका व्हाट से बनने वाला जो नाउन क्लॉज होता है वो किसी भर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या किसी भर्ब का सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये एक स्ट्रक्चर है, बट इससे तुम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तुम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज, हमने नाउन क्लॉज बनाया, अब सीधा बोल दें कि इज का भर्ब है, इज का सब्जेक्ट है, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि वाटर इज, पानी है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता उसको, ऐसा सेंटेंस नहीं होता, देयर इज वाटर होता है। सो इसको आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने व्हाट को, एक और इसका एस्पेक्ट है समझने के लिए, अगर आपने व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, और जो मैं अभी रूल बता रहा हूं वो हर जगह काम करेगा। वो इन सब स्ट्रक्चर्स को, पीछे वाले जो मैंने बताए हैं वो सब स्ट्रक्चर्स को काम करेगा। समझिएगा, ये
द थिंग दैट या द थिंग्स दैट का शॉर्ट फॉर्म माना जाता है, जिसमें द थिंग या द थिंग्स नाउन हो गया, दैट के साथ एक क्लॉज आ गया रिलेटिव प्रोनाउन का, हु विच दैट वाला दैट। अब मैं अगर और ये क्या मानोगे ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, मैं उसका एप्लीकेशन बताता हूं कैसे होगा। तुम क्या मान सकते हो ये तुम्हारी मर्जी पे, द थिंग दैट भी मान सकते हो, द थिंग्स दैट भी मान सकते हो। अब मैं इसको, अब तुम ये मान के चलो कि ये शॉर्ट फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है, एब्रिविएशन बहुत बार पढ़ते हो ना, तो द थिंग दैट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे देखो, वो चीज है जो है, मतलब जो है वो है, इज का सब्जेक्ट यहां आ गया, द थिंग का यहां आ गया, ये तुम्हारा आराम से दिखाई पड़ेगा। इसको देखो, द थिंग दैट इज डन इज डन, दैट इज डन, जो हो गया वो चीज हो गया। सो कभी भी अगर आपको व्हाट का कंफ्यूजन हो, अब जरा इस सेंटेंस को जरा देखो, व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, मैं ऐसे लिखूं, द थिंग दैट यू डिड वाज रॉन्ग, द थिंग वाज रॉन्ग दैट यू डिड। अब चूंकि दैट डिड का ऑब्जेक्ट है तो हटा भी सकते हो, द थिंग यू डिड वाज रॉन्ग। You should explain the thing that you saw there. You must stick to the thing that you promised. ठीक है, तो आपका द थिंग दैट से आप किसी भी वर्ड वाले स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो। अगर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर बोला तो ये बहुत जगह पे तुमको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब एक क्वेश्चन देखो इसको, व्हाट इज नीडेड फॉर अस आर लार्ज हाउसेज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसमें अगर कोई एरर पूछ देता है तो हम इसको कैसे जज करें। अब मान लो कि हम इसको लेते हैं, द थिंग दैट इज नीडेड, अब ये इज लगा है दैट के लिए और दैट लगा था द थिंग के लिए, तो ये सिंगुलर में आया और इसका वर्ब आगे में जाएगा क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही है, तो यहां पे इज होगा ना। हाउसेज आर का सब्जेक्ट नहीं है, हाउसेज आर का कंप्लीमेंट है। अगर मैं यहां पे लिखूं द थिंग्स, मान लो मैंने कहा कि आपके मानने पे है, तो मैं जो दैट लगाऊंगा तो आर लगाऊंगा, द थिंग्स दैट आर नीडेड, और द थिंग्स का जब वर्ब डालना है आर लार्ज हाउसेस। तो सिंपल सी बात है कि जब व्हाट क्लॉज का इस्तेमाल होता है तो जो दोनों वर्ब आएंगे वो सिमिलर नंबर के होंगे। अगर द थिंग मानोगे तो दोनों सिंगुलर जाएगा, अगर द थिंग्स मानोगे तो दोनों प्लूरल जाएगा। क्लियर? सो आपको, आपका मानना आपकी मर्जी पे है कि द थिंग मानते हो या द थिंग्स मानते हो। अब वो सेंटेंस के प्रोप्राइटरी पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में द थिंग प्रॉपर लगता है या द थिंग्स प्रॉपर लगता है। सो व्हाट का जो यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, वो अगर आप द थिंग मानो तो वो हर जगह आपका काम कर जाएगा, वो हर जगह आपका सुटेबल होगा। और अगर उसको नाउन क्लॉज और नाउन क्लॉज के तरह मानो तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन आ सकता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट का जो भी पार्ट है, अब जो बचा ना वो कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल बी फिनिशिंग देम। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, और जरूर बताइएगा कि मेरा जो ये डिस्कशन था आपको कितना यूजफुल लगा। थैंक यू सर।